नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बहराइच की खबर से, जहां श्री श्याम भक्त ध्वजा पदयात्रा रवाना हुई। आगे देखेंगे मोतिहारी में क्यों उग्र किसानों ने लक्ष्मी रोड एवं बैंक रोड को जाम कर हंगामा किया। इसी के साथ रुख करेंगे शामली की ओर, जहां जैन समाज ने आक्रोश प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठान को किया बंद। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच में स्थानीय कस्बे के रेलवे स्टेशन पर स्थित धर्मशाला से बुधवार को सुबह 10 बजे श्री श्याम ध्वजा पदयात्रा रवाना हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम परिवार सेवा समिति रुपेडिया द्वारा किया गया। समिति के पदाधिकारी सुशील कुमार बंसल ने बताया कि रुपेडिया कस्बे से खाटू श्याम धाम राजस्थान तक आयोजित की गई है। पैदल निशान यात्रा का आयोजन श्री श्याम परिवार सेवा समिति श्री श्याम प्रभु रानी सती दादी मंदिर बहराइच के तत्वाधान में किया जा रहा है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल के उग्र किसानों ने यूरिया खाद के लिए नेहरू चौक पर मधुबन रोड, शेखपुरवा रोड, ढाका रोड, मोतिहारी रोड, लक्ष्मी रोड एवं बैंक रोड को जाम कर हंगामा किया। करीब 500 की संख्या में महिला पुरुष किसान यूरिया खाद के लिए पकड़ी दयाल में पहुंचे थे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस जाम स्थल पर पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर बगल के एक दुकान पर ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। उस दुकान में मात्र 100 बोरा यूरिया था और पुलिस के द्वारा 100 किसानों को पुर्जा देकर 1 घंटे बाद किसान रजिस्ट्रेशन के साथ आने के लिए बोला गया। बाकी सैकड़ों की संख्या में किसानों को यूरिया नहीं मिल पाया, जिस पर वंचित किसानों ने दुकान के आगे काफी हो हंगामा करते हुए वापस बैरंग लौट गए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। शामली जनपद में अनेकों जगह सैकड़ों जैन समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए झारखंड सरकार के द्वारा किए गए फैसले का विरोध किया और झारखंड में जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर डीएम शामली व एसडीएम कैराना को शिकायती पत्र देकर झारखंड सरकार के फैसले का विरोध कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। इस दौरान जैन समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हम जैन हैं और हमारा समय शिखर हमारी शान है, हमारी प्राण है, तो हम यही चाहेंगे, गवर्नमेंट से यही निवेदन करते हैं कि हमारा समय शिखर हमसे छीना न जाए। अगर वो ऐसा करेगी तो हमारी जैन समाज भी चुप नहीं बैठेगी और अपने अधिकार लेके रहेगी। तो हमारी अब से उनसे यही निवेदन है कि वो शांति से हमें हमारा समय शिखर लौटा दें। नहीं लौटाएंगे तो वो आगे उन्हीं की जिम्मेदारी होगी जब हम जाएंगे अपना अधिकार लेंगे। हमारे सबसे बड़े सिद्ध क्षेत्र जहाँ से जैन समाज के और जैन धर्म के 20 तीर्थंकर एवं अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी समूह जहाँ से मोक्ष गई हैं, ऐसो तपोस्थली पर और ऐसी धरा को अपवित्र करने का सरकार की कुछ नीतियों का जैन समाज विरोध कर रहा है, जिसके विरोध में जैन समाज ने पूर्ण भारत बंद का आज आह्वान किया था। आज कैराना के सभी जैन समाज के लोग और हमारे साथ कैराना व्यापार मंडल ने, अग्रवाल समाज ने, हमारे बहुत सारे साथियों ने, महिलाओं ने, सब ने हमारा साथ दिया। हम उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आज पूर्णतेबंदी के साथ हम लोग कैराना दिगंबर जैन मंदिर से और एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए महामहिम राष्ट्रपति के नाम, कि उस जो नियमावली और जो उन्होंने हमारा जैन समाज को बिना भरोसे में लिए ऐसा कार्य किया है, उसको तुरंत निरस्त किया जाए। और इसके साथ साथ वहाँ पे मांसाहार का, क्योंकि ये नियमावली इतनी गलत है कि कल को वहाँ पे पर्यटन उद्योग के तहत मुर्गी पालन की भी बात चलेगी, मद्यपान की लाइसेंस दिए जाएंगे, शराब की फैक्ट्रियाँ लगने लगेंगी, होटल बनेंगे, जो जैन समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारे सरकार इस अध्यादेश को यही निरस्त नहीं करती तो हमारे मुनिराजों का आदेश है, जैन समाज किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार है। हम भले ही अहिंसक समाज हो, लेकिन हम कायर नहीं है। हम देना जानते हैं तो हम लेना भी जानते हैं। जैन समाज ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन अगर हमें इसके लिए आंदोलन आगे भी चलाना पड़ा तो हमें वो भी तैयार हैं। जैन साहब, किस सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला गया है? सरकार ने, किस सरकार के खिलाफ? झारखंड सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया 2019 में, और उस अध्यादेश को पारित कर आदिवासियों को सहायता देने के ड्रामे से, क्योंकि उनको कोई आदिवासियों की सहायता नहीं करनी थी, क्योंकि जितना जैन समाज तीर्थरेज प्रवेश शिखर पर जाता है वहाँ इतना दान देकर आता है उस क्षेत्र की जनता को, उस क्षेत्र के आदिवासियों को, कि किसी तरह से इन लोगों का भला हो सके। लेकिन नेताओं की अपनी हठधर्मिता के कारण, उन्होंने अपने को बड़ा दिखाने के कारण और जैन समाज को नीचा दिखाने के लिए एक चुपचाप
साइलेंट तरीके से एक अध्यादेश पारित कर केंद्र सरकार को भेजा और उन्होंने भी वन मंत्रालय ने, वहाँ पे भी उन्हीं का आदमी बैठा हुआ था, वन मंत्रालय ने बिना जैन समाज को भरोसा लिए उसको पारित करने का काम किया, जिसके विरोध में जैन समाज आज सड़कों पे है। हम किसी भी कीमत पर, हमारे महाराजों ने आदेश दिया है, हमारे विद्यासागर महाराज ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस अध्यादेश को वापस कराकर मानेंगे। क्या नाम है साहब? मैं आलोक जैन, सकल जैन समाज का अध्यक्ष। अच्छा भाई साहब, जो डीएम साहब को जैन समाज से द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, क्या मामला? हमारे पावन तीर्थ है झारखंड में सम्मेद शिखर जी, उसको झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी कि पिकनिक स्पॉट। तो इसके विरोध में पूरा जैन समाज पूरे भारतवर्ष का बहुत ही दुखी है और बहुत ही रोष व्याप्त है। तो इस विषय में हम आज आए हैं, हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है और हम पूरे समाज में इसका अपना प्रतिष्ठान बंद रख रहे हैं, अपने व्यापार बंद कर समाज में जुलूस निकालकर, शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर इसका विरोध प्रदर्शन कर जा रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, ये अधिसूचना जो 2019 में जारी करी है झारखंड सरकार ने, इसको वापस ले और उसको हमारे तीर्थ स्थल को मुक्त कर दे बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा पवित्र स्थल है। इसमें हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और करोड़ों मुनि वहाँ से मोक्ष गए हैं। वहाँ पर चप्पल जूते लेकर भी हम नहीं जाते हैं। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। मारिया फ्रोजन के मालिक हाजी शकील कुरैशी के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी। बड़ी संख्या में दिल्ली और लखनऊ के अधिकारियों ने मारा छापा। 4 दर्जन गाड़ियों से आए थे अधिकारी। 1 घंटे से ज्यादा वक्त से चल रही है छापेमारी। फैक्ट्री और घर में और ऑफिस में चल रही छापेमारी। कोतवाली, बारादरी और कैंप में गोपनीय अड्डों पर चल रही छापेमारी। किसी को भी अंदर आने जाने की इजाजत नहीं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बरेली में गन्ने के खेत में बेहोश अवस्था में मिले 2 मासूम बच्चे, एक की मौत, दूसरे को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की कार्यवाही। मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घर में कोहराम मचा है। घटना के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। थाना सीबीगंज के खना गौटिया की यह घटना बताई जा रही है। क्या नाम भैया आपका? बरसिन। क्या हुआ? ये लड़का हमारे यहाँ काम पर रहता कश्मीर, फिर इसके हमारे भाई की शादी आया था हमारे घर पे। उसके बाद में शादी हुई, भाई चला गया वहाँ पर। इससे हमने बोला सुबह खाना खा ले, इनने बोला अच्छा, नाश्ता किया, खाना खाया, चला गया। फिर भाई के पास फोन कह रहा था कि तूने मेरे 2 लड़के मारे थे काम पे, अब मैं तेरे दोनों बच्चों को मारूंगा। भाई ने बोला अच्छा, बोले क्यों? मैंने कहा हमारे, बोले कि तो काम पे हुआ था साहब, उसमें मरे थे। तो कह रहा मुझे नहीं पता, अब इन्हें बचाया तो बचा ले, तू आ जा। वो अपनी ससुराल थे, उन्होंने फ़ोन करा हमारे पास, हम ढूंढने के लिए गए थे। फिर हमने देखा तो दोनों बच्चे वहीं ईख में पड़े हुए मिले थे, गले दबे हुए। उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई और एक बच्चा भी अस्पताल में। एक बच्चा अस्पताल में। क्या नाम बच्चों दोनों का? एक का नाम है अमान और एक का नाम है फैजन। बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? एक खना गोटिया और एक गुनसा। एक गुनसा का। क्या नाम उनके पिताजी का दोनों के? एक का नाम है शुभान के पापा का नाम है नहीम बेग और अमान के पापा का नाम है अबरार खान। आज दिनांक 21 दिसंबर 2022 को थाना सीबीगंज से तकरीबन 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 4 वर्षीय बच्चे जिसका नाम सुभान है, जिसके पिता का नाम नईम है और ग्राम बढ़िया थाना सीबीगंज का रहने वाला है, इसकी एक व्यक्ति ने गला घोंटकर हत्या कर दी और इसी के ही चचेरे भाई अमान को जान से मारने का प्रयास किया। इसमें पिता नईम की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम नरेश है। मुख्य अभियुक्त की एक्सीडेंट के दौरान चोट लगने से इसको राम मूर्ति अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की सभा में बवाल करने वालों पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी मामले पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बवाल खड़ा करने पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता हैं, मुख्यमंत्री को चूहा, कुत्ता, बिल्ली बोलते हैं। उनके बारे में भाजपा के लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेता है यहाँ छत्तीसगढ़ के, वो मुख्यमंत्री को मुसवा, कुकुर, बिलई बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? और मैं तो वहाँ उन लोगों को आयोजक बल्कि दुखी हुआ कि मैंने आपको निमंत्रण दिया और उसके बाद इस प्रकार से लोग जो मतलब नारेबाजी कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ख़राब लगा और मुझसे खेद व्यक्त किया। नंबर 1, जब मैं बोलने खड़ा हुआ तो 4-5 लड़के थे, वो खड़े हुए
मैंने उसी से बुलाया, भी आ जाओ यहाँ बात कर लेते हैं। कोई भी समस्या है, दुनिया की कोई भी समस्या वो बातचीत से हल होती है। आपके पास कोई बात है तो आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। मैंने उसे मंच में सादर आमंत्रित किया, वो नहीं माने तो क्या बोला मैं भाई, मैं ये बोला कि शाम के समय जो आवाज़ आती है उसी प्रकार से आवाज़ आ रही है ना। अब आप सब शहर में रहने लग गए हो, आप तो वैसे जंगल के रहने वाले हो। शाम को नाला के किनारे से जो आवाज़ आती है किसकी आती है? तो मैंने कहा कि भाई आप हुल्लड़ करना चाहते हो, समस्या हल नहीं चाहते हो, है ना। अपनी बात यदि कहना है, अरे भेंट मुलाकात करके मैं 50 से अधिक विधानसभा में जा चुका हूँ, सबके पास माइक होता है जो भी। और ये जो सवाल है आरक्षण के मुद्दे कई बार उठाए गए। अभी महासमुंद जिला गया तो बहुत सारे हमारे एससी के लोग हैं, सामाजिक रूप से मिलने आए, तब चाहे सार्वजनिक रूप से तो माइक में बात रखे। और मैंने अपनी बात रखी कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर को सब मानते हैं ना, उन्होंने जो व्यवस्था की वही मैंने लागू किया है। यदि जनगणना में अधिक आया तो मैं विधानसभा में बोला, यदि जनगणना में 1% ज़्यादा आया, 2% आया, 4% आया, 10% आया, मैं दूंगा। उसके बाद भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही सब ये कुछ हो रहा है। जिस प्रकार से जो कर रहे हैं हमको पता है कि क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीति का। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने दे रहा है। पिछड़े वर्ग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए, उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। EWS के 4% हमने लागू किया है, उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भर्ती का आ गया हाई कोर्ट से, तो किसका नुकसान हो रहा है? यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के नियोग नियुक्तियों को, प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है। अभी लोग राजनीति का अखाड़ा बना कर रखे हैं, इनको राजनीति से मतलब है, प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। एटा में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा मेडिकल कॉलेज में SNCU यूनिट का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने MCH बिल्डिंग के द्वितीय तल पर SNCU यूनिट का शुभारंभ किया। नवजात शिशुओं हेतु बनाए गए 12 बेड के उच्च स्तरीय यूनिट में मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नवनीत कुमार, CMO डॉक्टर UK त्रिपाठी, CMS डॉक्टर अशोक कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। जिनको बाहर जाना पड़ता था, अब वो यहीं पे इलाज मिल पाएगा। यहाँ पे 12 बेड का SNCU यूनिट बनाया गया है, जो बहुत अच्छा एक उच्च स्तरीय यूनिट, जैसा एक बहुत उच्च स्तरीय यूनिट यहाँ पे बनाया गया है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल का भी देख लें तो कहीं भी एटा में किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं होगी जितना हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में दी जाती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, जितने भी पत्रकार साथी आए हैं, कि आप लोग इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए। जो लोग आज के डेट में जो उनके नवजात बच्चे हैं जिनको लेके बाहर जनपद में जा रहे हैं या फिर उनका प्रॉपर इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो जरूर यहाँ पे आए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आए और अपने बच्चों का इलाज कराएं। और ये पूर्णतः निःशुल्क इलाज है। मैं आपके माध्यम से सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पे अवश्य इलाज में इसका बहुत फायदा होगा। कोई भी लो बर्थ वेट अगर कोई बच्चा है या फिर जिसको पैदा हो गई कोई बीमारी है, तो उसको जरूर यहाँ पे अगर हम भर्ती रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। यही मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब को, CMO साहब को, CMS को, हमारे दोनों हैं, और जो हमारे पार्टनर एजेंसी के लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत इसमें मेहनत की है और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से काम किया है, तब जाके ये SNCU यूनिट चालू हो पाए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके जिले को ये SNCU यूनिट मिल रहा है और इसका हम लोग अधिक से अधिक यूज़ करें, यही आग्रह आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकर्ष वार्ष्णे की रिपोर्ट। खबर MP के रतलाम जिले की तहसील जावरा के ग्राम डोडर की है, जहां डोडर में प्रशासन का सुशासन सप्ताह ग्राम चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और SP अभिषेक तिवारी सहित जिले भर के विभागीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और SP अभिषेक तिवारी छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रा से जानकारी में पूछा किस तरह का खाना मिलता है, आपको खाना अच्छा लगता है या नहीं, खाना समय पर तो मिलता है। वहीं छात्राओं से दोनों अधिकारियों ने पूछा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर बालिकाओं ने कहा कि पुलिस। वहीं कलेक्टर हंसते हुए बोले, कलेक्टर बनना चाहते हैं कोई या नहीं। के रूप में मैं AP से लतीफ़ खान आज कलेक्टर महोदय ने बालिका छात्रावास डोडर का निरीक्षण किया गया
जिसके अंदर यहाँ पर कुछ बालिकाओं के पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो पास में कृषि विभाग के पास में जो वो भवन था, वो बालिकाओं को पढ़ने के लिए और वाचनालय के लिए, पुस्तकालय के लिए उनको रूम प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर अधीक्षिका थी और सभी लोग मौजूद थे, और खाने पाने में बच्चों की जो व्यवस्था थी वो अच्छी बच्चों ने बताया है। कलेक्टर साहब ने बच्चों को चॉकलेट और अन्य सुविधा मुहैया कराई है। धन्यवाद। तत्काल कलेक्टर साहब के इस डिसीजन से आप लोग कितने खुश हैं? सुनने में काफ़ी समय से मांग चल रही थी यहाँ, काफ़ी समय से इस कृषि भवन को मांग कर रहे थे, तो लेकिन कृषि विभाग वाले नहीं दे रहे थे, लेकिन आज कलेक्टर साहब के हाथों से ही कृषि विभाग वालों ने चाबी दे दी है और बच्चियों से बात की है कलेक्टर साहब ने। बच्चे भी खुश हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी खुश हैं। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना को लेकर 1 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जातिगत जनगणना करने वाले ट्रेनर को कई दिशा निर्देश दिए गए। आज की ट्रेनिंग में जगदीशपुर, सबौर, गौराडीह सहित हबीबपुर के ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना हो जाने के बाद सरकार की ओर से कई योजनाएं आ सकती हैं, जिसको देखते हुए अच्छे तरीके से हर एक घर जाकर जातिगत जनगणना करना है, जिससे कहीं से भी कोई त्रुटि ना रह जाए। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन की थीम पर गहोई गौरव महिला विंग के तत्वाधान में 25 दिसंबर को प्रतिभा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में विंग के संस्थापक अध्यक्ष मनमोहन गेड़ा ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक होता है। जहां महिलाएं पूरे दिन घर गृहस्थी में व्यस्त रहती हैं, तो वहीं एक दिन उनके लिए एक पिकनिक की तरह भी होना चाहिए, जिसमें वह बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर सके। निवर्तमान अध्यक्ष अमित सेठ ने प्रतियोगिताओं के लिए अधिक से अधिक प्रतिभागियों को सम्मिलित करने का आह्वान किया है। संस्था अध्यक्ष संजय कुमार कृष्ण ने कहा कि आज की महिला सशक्त एवं निर्भीक है और इस तरह के आयोजन से महिलाओं में जोश व उमंग रहती है। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? हमारा आप लोगों के माध्यम से सर्वप्रथम तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आप लोगों के माध्यम से यह हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो गौरी समाज के परिवार है, बढ़ चढ़कर इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें और इसका भरपूर लाभ उठाएं, और इस लाभ उठाने से हमारा समाज तो गौरवान्वित होगा ही होगा, साथ में हमारा झांसी प्रदेश और देश का नाम रोशन होगा। इसी कामनाओं के साथ हम लोग ये कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और किसी को कुछ बताना कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हम जो भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो चूँकि आप लोग के द्वारा सभी लोग को उसका पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर सहभागिता करें, इसीलिए आप लोग को सादर आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम स्थल कहाँ है? सिद्धेश्वर प्रांगण, सिद्धेश्वर मंदिर। कार्यक्रम का थोड़ा स्वरूप बताना चाहेंगे आप, क्या क्या कार्यक्रम? जी, जो कार्यक्रम हमारा है तो हमने बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस का आयोजन किया हुआ है। इसके बाद हमारे जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उससे हम क्या नया क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। प्रोग्राम को नाम दिया गया है बेकार को आकार। इसके बाद हमारा कुकिंग में सलाद डेकोरेशन का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि महिलाएं सलाद को कैसे बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम है। थोड़ा सा मनोरंजन के लिए एक अंताक्षरी का भी प्रोग्राम किया गया है, जिसमें कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हमारा एक प्रोग्राम है नई नवेली दुल्हन। आज आपका 70 के दशक से लेके 2022 तक में जो दुल्हन आती हैं उनमें क्या समय के साथ क्या परिवर्तन हुए, उनके वेलकम में क्या परिवर्तन हुए, उसको ये प्रोग्राम हमारा प्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारा है 25th स्मार्ट सिल्वर जुबली कपल, जिनने भी अपने शादी के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए है। गहोई गौरव की तरफ से उन्हें बाकायदा जयमाल करवा कर उन्हें सम्मानित किया जाता है और उन्हें एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी दिया जाता है। उसके बाद हमारा, चूँकि हम अपने समाज के साथ देश से भी जुड़े हुए हैं, हमारा एक प्रोग्राम है अनेकता में एकता, जिसमें हम अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग प्रेजेंटेशन करेंगे डांस के द्वारा। उसमें एक स्टेट की एक ही प्रस्तुति की जाएगी। ये हमारे विभिन्न प्रोग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत।
कन्नौज नगर पालिका ने आज शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अमर जवान ज्योति की स्थापना की। नगर पंचायत अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री ने ज्योति जलाकर अमर जवान ज्योति शहीदों को समर्पित की। इस मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि इससे हमारे सैनिकों का मान बढ़ेगा और उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इससे कन्नौज का प्रयत्न बढ़ेगा और नगर को एक नई पहचान मिलेगी। भैया यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम था? आज कन्नौज नगर पालिका परिषद द्वारा अपने सीमित संसाधनों में कन्नौज नगर पालिका ने पूर्व सैनिकों को वादा किया था कि वो कन्नौज में उनको अमर जवान ज्योति के लिए एक स्थान देंगे, जो कि कन्नौज की पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, कन्नौज की एक पहचान बढ़ेगी और इत्र और इतिहास की नगरी के साथ साथ अमर जवान ज्योति से भी कन्नौज की पहचान हो। इस उद्देश्य से और हमारे देश के माँ भारती के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उन वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में नगर पालिका परिषद कन्नौज ने अमर जवान ज्योति का निर्माण कराकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसमें कौन कौन लोग मौजूद रहे? आज के इस कार्यक्रम में कन्नौज जनपद के जो पूर्व सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ है उसके जिलाध्यक्ष एस के चंदेल जी, मेजर बीरेंद्र सिंह तोमर, DS तोमर जी और उनके साथी सहयोगी जो कन्नौज के हमारे रिटायर्ड जो पूर्व सैनिक रहे हैं वो सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके साथ हमारे कन्नौज के पूर्व पालिका अध्यक्ष केशव बाबू टंडन जी, हमारे कन्नौज नगर पालिका के समस्त स्टाफ, 88 अधिकारी के साथ साथ वंदे मातरम सेवा संस्थान, भारतीय युवा शक्ति, सन्मार्ग आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था एवं लायंस क्लब के लोग यहाँ पर, संभ्रांत नागरिक सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। कन्नौज से सीनू संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 77वें दिन मुन्ना लाल बंसल शाहपुर के नेतृत्व में जारी रहा। साथ में आशा रामाबाई, सुखरनिया, गीता, सुरेंद्र, गोदिया, अनीता, रेखा, सुरेश, किशोरी लाल व अन्य लोग मौजूद रहे। आज जो है हम लोगों का धरना का 77वें दिन पूरे हो चुके हैं और बसोर समाज के जो सुअर की मृत हुई है उसके मुआवजे के संबंध में हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, जिसके आज तक कोई प्रशासनिक व्यक्ति हम लोगों की दर्द सुनने के लिए नहीं आया है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों की समस्या सुनने के लिए आया। यहाँ तक कि बल्कि आज महापौर महोदय आए हुए थे बगल में, तो उसके बाद भी हम लोगों की दर्द सुनने के लिए वो 2 मिनट का समय नहीं दे पाए। इसका विरोध हमारे समाज के लोग करेंगे और चुनाव में इसका नतीजा मिलेगा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बीती रात रेलवे स्टेशन, सिविल लाइंस रोड, मालवीय रोड पर जरूरतमंद लोगों में कंबल का वितरण किया। डीएम ने रामेश्वर लाल चौराहा स्थित रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सदर SDM व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में बड़े पैमाने पर जानवरों की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से राटनगर के सागर पार्क के स्थित नगर पालिका के कुआं पर दबंग अवैध कब्जा करके भैंसों को ट्रकों पर 20 से 25 जानवरों को ठूस कर भरकर दूसरे शहरों में भेजा जाता है। जानवरों की तस्करी रोकने में स्थानीय प्रशासन का नाकाम जानकर भी बने अनजान वर्षों से चल रहा तस्करी का अवैध कारोबार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। मौके पर ट्रक में भैंसों को भूसे की तरह भरकर ले जाया जाता है। इस घटना के संदर्भ में आज एक वीडियो प्राप्त हुआ है। इस वीडियो की जो है जांच कराई जाएगी कि इसमें जो भी प्रकरण है वो किस तरह लोग ले जा रहे हैं, इसकी सत्ता की जाँच होगी और इसमें जो लोग संदिग्ध हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी की सड़कों पर दौड़ रहे उन 3 पहिया वाहनों की जिनमें क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई हैं और वास्तविकता तो ये है कि इन ऑटो को चलाने वाले अधिकांश ऑटो चालक नाबालिग हैं, जिनके पास उचित ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। ऐसे में ये ऑटो किसी यमदूत से कम नहीं लगते, जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इस संदर्भ में यातायात पुलिस इंचार्ज रामानंद की माने तो वह लगातार ऐसे ऑटो चालकों के चालान काट रहे हैं जो नाबालिग हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या क्षमता से अधिक सवारियां हो रहे हैं। आगे भी ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ कार्यवाही होती रहेगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
जो ऑटो चालक हैं रेवाड़ी के अंदर भरमार है ऑटो चालकों की। एक ना तो रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और दूसरा 3 सवारी सिर्फ पास होती हैं उसके अंदर, लेकिन 8 से 10 सवारियां भर के चलते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जब भी जो ऑटो चालक को 3 से फालतू सवारी मेरे को मिलती हैं, मैं उनका चालान करता हूं। और कोई भी ऑटो चालक अगर 3 से ज़्यादा सवारी बिठा के चलता है तो वो अपने आप को खतरे में डालता है, आपकी खुद की ज़िंदगी को भी और उनकी ज़िंदगी को भी। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 3 से ज़्यादा सवारी ना बैठाएं। अब फिर भी कोई अगर इस नियम को फॉलो नहीं करता तो किस प्रकार की? मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता हूं और यातायात नियमों के तहत उनके चालान करता हूं जी। और आगे भी होंगे? आगे भी होते रहेंगे, कर रहा हूं और होते रहेंगे। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।